एक क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या है क्वेश्चन जरा देखें कि टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन कॉमा या एंड F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। फाइंड रिजल्टिंग फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू फोर्सेस, वन इज 20 न्यूटन, F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, फाइंड रिजल्टिंग फोर्स। तो दोनों फोर्सेस को ऐड करना है मैंने। ऐसे दो फोर्सेस जो एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल पैक कर रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल पैक कर रहे हैं। मान लो ये फोर्स है F1, तो दो वेक्टर्स को, दो फोर्सेस को या किसी भी दो वेक्टर को कौन ऐड करता है, उनके पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है बच्चों, कौन ऐड करता है दो वेक्टर्स को, उनके पैरेललोग्राम का डायगोनल। एक ये वेक्टर फोर्स है 20 न्यूटन का, एक फोर्स ये है हमारा 20 न्यूटन का। दोनों के बीच का एंगल कितना है, कितना एंगल है, 60 डिग्री। ये एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री। तो कौन ऐड करेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, इन दोनों के पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, दिस विल बी द रिजल्टिंग फोर्स। ये होगा रिजल्टेंट F। अगर इस पॉइंट पे आपने एक फोर्स ऐसे लगाया बॉडी पे 20 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स इस फोर्स से 60 डिग्री के एंगल पे लगाया 20 न्यूटन, ठीक है, दो फोर्स आए बॉडी पे 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, तो बॉडी रिजल्टिंग फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगी वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ये कितना होगा, ये जो फोर्स होगा वो होगा अंडर रूट, क्या बताया था हमने, क्या बताया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब p और q अल्फाबेट्स हैं जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अगर ये वेलोसिटीज हैं तो v1 v2 होंगी, p और q v1 v2 हो जाएंगे, रिजल्टिंग वेलोसिटी v हो जाएगी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन है तो p और q a1 a2 एक्सेलरेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स F1 F2 एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट अगर F है तो क्या आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो F जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 रख दो यहाँ 20 स्क्वायर, F2 रख दो यहाँ 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 से 2 कट गया, ये भी 20 स्क्वायर हो गया। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना हो गया, 3 इंटू 20 स्क्वायर, और 3 इंटू 20 स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3 न्यूटन। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग फोर्स है 20 प्लस 20, दो बॉडीज पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे 60 डिग्री के एंगल पे, 20 न्यूटन 20 न्यूटन के, तो बॉडी को पे जो रिजल्टिंग फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 20 रूट 3 न्यूटन आएगा। कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कहाँ है, ये डायरेक्शन आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले से जो मैंने बताया है अभी आपको, उससे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप देखें तो इस पैरेललोग्राम की ये साइड्स और ये साइड्स और ये साइड्स और ये चारों साइड्स इक्वल हैं। जब चारों साइड्स इक्वल होंगे पैरेललोग्राम की, तो ये डायगोनल जो होगा इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब ये चारों साइड बराबर है तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो 60 डिग्री को बाइसेक्ट करो तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। उस फॉर्मूले से निकालेंगे कि tan अल्फा, अगर ये अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल टू 20, इसको छोड़ दिया, वो जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, तब भी यही आएगा। देख ले, tan अल्फा, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना है, अल्फा। अल्फा फाइंड करना है आपने, tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको छोड़ दिया 20 को, क्या ले लिया, F1 को छोड़ दिया, क्या ले लिया, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से लगाया हमने, आप फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, F2 रख दो, F2 कितना है आपका, 20 साइन 60 डिग्री अपॉन 20 प्लस 20 cos 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक, एंड 20 प्लस 20 इंटू cos 60 कितना होता है, 1/2। तो ये आपका आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 अपॉन ये 20 प्लस 10 30। ठीक है, तो अंडर रूट 3 अपॉन 3, और अंडर रूट 3 अपॉन 3 कितना होगा बोलो बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 3, और 1 अपॉन अंडर रूट 3 जो है अल्फा,
1/√3 किस एंगल के लिए होती है अल्फा की वैल्यू, जब ये एंगल जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो आंसर ये है कि रिजल्टिंग फोर्स 20/√3 न्यूटन है, जो F1 से कितने डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देखें यहां। क्या है, वन मोर क्वेश्चन, क्या है बच्चों, two forces F1 is equal to 20 Newton and F2 is equal to 20 Newton are acting at an angle of 120 degree from each other. Find resulting force. कितने डिग्री का एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, अभी ये कितने डिग्री का एंगल पे एक्ट कर रहे थे, 60 डिग्री का एंगल पे, तो रिजल्टिंग फोर्स कितना मिला था, 20/√3 न्यूटन मिला था। ठीक है बच्चों, अब ये कितने का एंगल पे है, 120 का एंगल पे है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करना है तो बहुत इजी है। क्या हो गया, ये F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन का फोर्स है, इससे 120 डिग्री का एंगल यहाँ ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, 120 का एंगल, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। ठीक, ये 20 न्यूटन, तो ये भी कितना 20 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, ये एंगल इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है। कौन ऐड करेगा इन दोनों दो वेक्टर्स को, कौन ऐड करता है, इनके पैरेललोग्राम का डायगोनल। कौन ऐड करता है वेक्टर्स को, बोलो बच्चों जल्दी से, कौन ऐड करता है, उनके पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो हम इससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। पैरेललोग्राम ये बन गया, देखो कितना आसान है, ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना एंगल इन दोनों के बीच में, 120 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग फोर्स मिलेगा, ये मिलेगा। अब आप इस बॉडी के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर ये दो फोर्सेस लगाओ, 20 न्यूटन और 20 न्यूटन, ऐसे 120 डिग्री के एंगल पे, या इन दोनों का सिंगल रिजल्टिंग फोर्स लगा दो। ये इस पॉइंट पे एक ही प्रकार का मोशन प्रोड्यूस होगा, इस पॉइंट में एक ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये सिंगल फोर्स लगाया जाए या ये साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस लगाया जाए, तो ये जो है इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। ये सिंगल फोर्स इस बॉडी में उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर 120 डिग्री के एंगल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है। क्या आएगा रिजल्टेंट, अंडर रूट F1 स्क्वायर, F1 इज 20 स्क्वायर, प्लस F2 स्क्वायर, F2 इज 20 स्क्वायर, प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। ठीक है, cos थीटा, cos 120 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, याद रखेंगे -1/2। जब -1/2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो आंसर आपका देखो कितना आएगा, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस ये -2 इंटू 20 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 1/2, ये माइनस साइन यहाँ ले आया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा है 20 स्क्वायर, तो एक 20 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रूट के अंदर क्या बचा रह गया, अंडर रूट 20 स्क्वायर, और अंडर रूट 20 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 20 न्यूटन। ठीक है, तो जब 20 न्यूटन और 20 न्यूटन के दो फोर्सेस 120 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों को ऐड करा तो आंसर कितना मिला 20 न्यूटन। और जब ये 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे थे यही फोर्सेस, तो आंसर कितना था 20/√3 न्यूटन था। तो दो वेक्टर्स जब भी ऐड होंगे तो ऐड होने के बाद रिजल्टिंग वेक्टर क्या होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है। ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है। अगर ये एंगल है वेक्टर्स के बीच में, अगर ये एंगल है तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट कुछ मिलेगा, अगर एंगल चेंज हो जाए तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा, फिर चेंज हो जाए तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा। अलग अलग एंगल्स पे वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, रिजल्टेंट एडिशन करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो चेंज होता चला जाएगा। तो दो वेक्टर का एडिशन हमेशा उनके बीच का एंगल देख के किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है कि 20 + 20, ये 20 है, 20 + 20 इज इक्वल टू 20, 20 + 20 इज इक्वल टू 20। कब, जब
दोनों 120 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे होंगे। तो इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हैं, जब भी दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे एक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, उतना ही होगा। अगर 10 मीटर एक वेलोसिटी है बॉडी की 15 मीटर पर सेकंड, एक दूसरी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, दो वेलोसिटीज के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, आप ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो भी 15 मीटर पर सेकंड ही मिलेगी। 10 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं, 120 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो ये बच्चों वेक्टर एडिशन है, ये वेक्टर अलजेब्रा है। तो जो क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज इस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं वो क्वांटिटीज वेक्टर हैं, और जिनके लिए 20 + 20 हमेशा 40 ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं। 20 केजी बोरे में 20 केजी आटा और ऊपर से 20 केजी आटा डालोगे तो आटा कितना मिलेगा आपको, 40 केजी ही मिलेगा, 20√3 नहीं मिलेगा, एंगल नहीं देखा जाएगा उनके बीच में। ठीक है, क्या है वो, स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज पे सिंपल अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। इसके ऊपर सिंपल अलजेब्रा वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, ये वेक्टर अलजेब्रा है। ठीक है, तो जिन क्वांटिटीज के ऊपर वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि उस पे वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई नहीं होती। अगर एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसमें 2 एम्पियर की करंट इधर से आई और 4 एम्पियर करंट इधर से आई, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी, तो इसके लिए ये एंगल देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिंपल स्केलर एडिशन होगा, 2 + 4 कितनी जाएगी, 6 एम्पियर करंट जाएगी। ठीक है, इसलिए ये जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती है। क्लियर हो गया बच्चों? ना आगे बढ़े। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना था बच्चों, 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना था, √, अगर P और Q 2 वेक्टर है, P² + Q² + 2PQ cos θ ये था। ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है R। मुझे ये बताना है कि R कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्योंकि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच में एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब एंगल पे डिपेंड कर रहा है तो अलग अलग एंगल के लिए, अगर ये एंगल है 0 डिग्री तो रिजल्टेंट कुछ और होगा, ये एंगल है तो कुछ और होगा, ये है तो कुछ और होगा, ये है तो कुछ और होगा। तो मैंने ये बताना है कि किस एंगल के लिए जब मैं 2 वेक्टर्स को जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। तो किस एंगल के लिए मिलेगा, ये मेरा फिक्स्ड है, P का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के लिए Q का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, तो ये 2PQ वैल्यू भी फिक्स हो गई। अब रिजल्टेंट किस बात पर निर्भर करेगा, सिर्फ इसके ऊपर निर्भर करेगा। थीटा अगर वेरी करता रहे, 20 न्यूटन 2 फोर्सेस थे, अभी भी एंगल जब 60 डिग्री था तो रिजल्टेंट 20√3 न्यूटन था, और जब एंगल 120 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट 20 न्यूटन आया। तो यानी अगर एंगल वेरी करेगा तो cos θ वेरी करेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर जाएगा। ठीक, तो अब R कब होगा मैक्सिमम, R मैक्सिमम तब होगा बच्चों जब ये रूट के अंदर पूरा मैक्सिमम मिले। ये फिक्स, तो R मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म 2P cos θ मैक्सिमम मिले। और 2PQ cos θ कब मैक्सिमम आएगा, जब cos θ की वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, तो R इज मैक्सिमम ओनली व्हेन cos θ इज इक्वल टू मैक्सिमम। याद रहे, किसी 2 पर्टिकुलर वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं। R इज मैक्सिमम ओनली व्हेन cos θ इज इक्वल टू मैक्सिमम।
और cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है बच्चों 1। cos थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। किस एंगल के लिए होती है? 0 डिग्री के लिए होती है। अगर मैं इसको यहां रख दूं 1 को मैक्सिमम वैल्यू रख दूं तो आर मैक्स जो है कितना आएगा, जरा यहां से देखो, आर मैक्स आपका आएगा निकल के, आर मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। cos थीटा 1 रख दिया तो यह आएगा आपका कितना आएगा, अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट में डालोगे तो आर मैक्सिमम जो है वो कितना मिलेगा आपको, p प्लस क्यू। ठीक है, तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, कितना होगा, p प्लस क्यू होगा। कब? जब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब जब दोनों वेक्टर्स p और दोनों वेक्टर्स q एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड हो जाएगा। अगर 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 न्यूटन का फोर्स है, एक ही दिशा में है, तो दोनों को जोड़ोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 प्लस 5 25 होगा। तो 20 प्लस 5 25 सिर्फ एक ही केस में होगा जब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, दोनों पैरेलली एक सेम दिशा में एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन इज इक्वल टू 40 न्यूटन तभी मिलेगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, और ये 40 न्यूटन जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, p प्लस क्यू है। अब r मिनिमम कब होगा, r मिनिमम तब होगा मेरे बच्चों, r मिनिमम तब होगा जब cos थीटा मिनिमम होगा। ठीक है, जब cos थीटा मैक्सिमम तो r मैक्सिमम, cos थीटा मिनिमम तो r मिनिमम। तो r इज मिनिमम, r इज मिनिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, जब cos थीटा इज इक्वल टू मिनिमम, और cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, -1। cos थीटा -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। cos थीटा -1 और 1 के बीच में रहता है हमेशा। ठीक है, कब, जब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, याद रहे। ठीक है, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 से भी नीचे होती है, -1। ऐसे ही sin थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 180 डिग्री। और अगर मैं यहाँ -1 रख दूं, यहाँ -1 रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, आर मिन बन जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। -1 रखोगे तो प्लस माइनस माइनस 2pq हो चला, और जब 2pq हो चला तो आर मिन आपका मिलेगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। मिल गया, तो आपका आर मिन जो आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, p माइनस क्यू। तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू p माइनस क्यू, कब, जब थीटा बिटवीन देम इज 180 डिग्री। 180 कैसा एंगल, अगर ये p ये है और q ये है, दोनों अपोजिट दिशा में है। ठीक है, एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर है और एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर है, या एक 10 न्यूटन इधर है और 10 न्यूटन इधर है, दो सेम फोर्सेस अपोजिट दिशा में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। एक बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से 10 न्यूटन, एक इधर से 10 न्यूटन, तो रिजल्टिंग फोर्स कितना होगा बॉडी पे, 10। कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 0 फोर्स मिलेगा, 0। ठीक है, ये हमने क्या किया है बच्चों, दो वेक्टर को, ये दो वेक्टर्स का हमने क्या किया है, ये एडिशन है वेक्टर्स का या सब्ट्रैक्शन है, ये जो मैंने किया यहां, ये इन दोनों वेक्टर का एडिशन है, ये रिजल्टेंट एडिशन है, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स है, या सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स है। दिमाग की बत्ती जलाइए, बताओ जल्दी से, क्या है ये, अगर आपको ये लगता है कि ये सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का तो अभी मैंने जिक्र भी नहीं किया, मैं तो एडिशन पढ़ रहा हूं दो वेक्टर का। मैंने दो वेक्टर को ऐड किया है मेरे बच्चों। जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे p प्लस क्यू, मैंने यहां p प्लस क्यू, आर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड p प्लस क्यू, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा p माइनस क्यू होगा। कब,
व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। बात को समझो, मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा डायरेक्टली। अगर ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो रिजल्टिंग वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 न्यूटन। ठीक है, तो मैंने ये वेक्टर्स को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, याद रखना। ये किया है वेक्टर्स को P प्लस क्यू। कब? इनका मैग्नीट्यूड माइनस होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हम एडिशन पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या निकल गया कंक्लूजन? तो आर मैक्स और आर मिन निकल आया हमारा। तो हमारे पास कंक्लूजन ये निकल के आया मेरे बच्चों कि जो P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड के मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? P माइनस क्यू, और मैक्सिमम कितनी होगी? P प्लस क्यू। मैग्नीट्यूड मॉडुलस इज द मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहां से कहां तक लाई करेगा? P माइनस क्यू से P प्लस क्यू तक। क्या कहने का मतलब? अगर मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स हो और एक 8 न्यूटन का फोर्स हो, इन दोनों को जोड़ा आपने, मैं इनके ऊपर एरो लगा दूं, एरो नहीं लगता 10-20 के ऊपर। ठीक है, 10 और 20 न्यूटन पे एरो नहीं लगता है, एरो नहीं लगता, ये मैग्नीट्यूड है ओनली। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहा हूं, ये लगाना गलत है। अल्फाबेट के ऊपर एरो लगता है, ये तो खाली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है 10 न्यूटन 8 न्यूटन। इसके बाद इसकी डायरेक्शन लिखी जाएगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मैं इसको यहां लगा दिया। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड 10 माइनस 8 कितना? 2 न्यूटन, और 10 प्लस 8 कितना? 18 न्यूटन। तो जब 10 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो फोर्सेस को आपस में जोड़ोगे तो आंसर कहां से कहां तक मिल सकता है? 2 न्यूटन से शुरू करके 18 न्यूटन तक कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। समझे? 2 न्यूटन से छोटा नहीं मिलेगा, 18 न्यूटन से बड़ा नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में कर रहे होंगे, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। और ये कब मिलेगा? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे होंगे, 10 न्यूटन ऐसे और 8 न्यूटन अपोजिट ऐसे, तब ये मिलेगा। ठीक है, 2.5 न्यूटन कब मिलेगा? वो निकाला जा सकता है। रिजल्टेंट 25 न्यूटन दिया हुआ है। R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा में P इतना रख दो, Q इतना रख दो, R 2.5 रख दो, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, थीटा पता लग जाएगा। किस एंगल के लिए मिलेगा ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो एंगल यहां से पे कितना? 0, यहां से कितना? 180। तो जब एंगल 0 से 180 की तरफ को चलेगा, जब एंगल 0 से 180 की तरफ को चलेगा, ये 0 से 180 की तरफ को ऐसे घूमेगा एंगल वेक्टर्स के बीच में, 0 से 180 की तरफ को, ये वेक्टर्स 0 से 180 की तरफ को चलेगा। तो रिजल्टेंट 18 न्यूटन से घट के 2 न्यूटन की तरफ को चलेगा, या 180 से 0 की तरफ जाएगा एंगल, तो रिजल्टेंट 2 और 18 के बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा किस बात के ऊपर? इस बात के ऊपर कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ रहे होंगे। ठीक है, जिन क्वांटिटीज के लिए ऐसा होता है, जिन क्वांटिटीज का रिजल्टेंट उनके बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है, उन जिनके ऊपर वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेदर दे हैव डायरेक्शन और नॉट, इससे कोई लेना देना नहीं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि वेक्टर अलजेब्रा जिनके ऊपर अप्लाई की जा सके वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हमारा डिस्कशन है। यहां से अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, या एक क्वेश्चन देख लें अगली क्लास में जाने से पहले। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन? फाइंड पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ two vectors, possible magnitude of resultant of two forces 15 न्यूटन एंड 11 न्यूटन। दो फोर्सेस है 15 न्यूटन और 11 न्यूटन के, इन दोनों के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी आपने बताना है। पहला आंसर है कि 15 न्यूटन हो सकती है क्या। दूसरा ऑप्शन है कि क्या इतना हो सकता है दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तीसरा ऑप्शन है कि क्या इतना हो सकता है 4 न्यूटन। नेक्स्ट है क्या इतना हो सकता है 3 न्यूटन। ई ऑप्शन नंबर ई है क्या इतना हो सकता है 28 न्यूटन। एफ है क्या 26 न्यूटन होगा। जी है 18.5 न्यूटन हो सकता है क्या। ठीक है, एच है
21.2 न्यूटन भी हो सकता है। क्या बताना है इसमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, दो वेक्टर्स हैं 15 न्यूटन और 11 न्यूटन, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 15 माइनस 11 करो, जब 180 पे होंगे 4 न्यूटन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 15 प्लस 11 करो 26। 4 न्यूटन से 26 न्यूटन के बीच में जितनी वैल्यूज है वो सब आंसर है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 न्यूटन भी आ सकता है आंसर, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 26 न्यूटन भी आ सकता है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 न्यूटन से 26 न्यूटन के बीच में जितनी वैल्यूज हैं सब आएंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके बीच का एंगल क्या है। देखें कि 4 और 26 के बीच में बिल्कुल है, तो 15 न्यूटन प्लस 11, 15 प्लस 11 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। 15 में 11 प्लस करोगे इज इक्वल टू 15, यही वेक्टर एडिशन है, डिपेंड करेगा इनके बीच का एंगल क्या है। 15 प्लस 11 इज इक्वल टू 11, 15 प्लस 11 इसके बीच इसमें लाई कर रहा है 4। ठीक है, ये नहीं हो सकता, 4 से नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, ये जा सकता है 26 के ऊपर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 15 प्लस 11 इज इक्वल टू 26 हो सकता है। 15 प्लस 11 18.5 हो सकता है, इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, ये भी हो सकता है। 15 प्लस 11 21.2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ लाई कर रहा है, ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ जितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उनके बीच का एंगल क्या है। अलग अलग एंगल के लिए ये अलग अलग आंसर आपको मिलते, अलग अलग रिजल्टेंट मिलते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, यहां से ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके देन।